Hello everyone, this is Avinash Mishra and welcome to my channel Physics EduZone. So, our today's topic is electric dipole and this is the fourth lecture of this series of the first topic electrostatics. So, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। जब दो चार्ज एक दूसरे से दो चार्ज जिनका कि नेचर अपोजिट हो और वो दोनों ही इक्वल हों, व्हेन टू चार्ज equal and opposite charge separated by a very small distance, then the system is called electric dipole. So electric field produced by dipole is known as dipole field. यानी मान लेते हैं एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है। जब वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही छोटी दूरी पर रखे गए हों तो इस सिस्टम को हम डाइपोल बोलते हैं। छोटी दूरी हम मान लेते हैं 12, जहाँ की O जो है वो सेंटर ऑफ डाइपोल हो जाता है, तो यही हमारा डाइपोल कहलाता है। अब आइए समझते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डाइपोल के स्ट्रेंथ को बतलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को बतलाता है, और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो आइदर चार्ज और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दैट इज P इज इक्वल टू Q इंटू 12। डायरेक्शन इसका माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज के बीच होता है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा यूनिट कूलम मीटर होता है, जैसा कि हम समझते हैं क्यू का कूलम और लेंथ का मीटर, तो ऐसा यूनिट कूलम मीटर हो गया। एक आइडियल डाइपोल वो डाइपोल होता है जिसमें दो चार्ज के बीच का सेपरेशन कम से कम हो और दोनों देखिए, ये जो टॉपिक डाइपोल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे 12th के CBSE बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइदर वो एक्सियल लाइन पे हो, आइदर वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो, इससे संबंधित प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें और अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड किए जाएं और होपफुली CBSE के एग्ज़ामिनेशंस जुलाई में होंगे। जुलाई से पहले जुलाई तक मैक्सिमम चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। सो वीडियो को पूरा देखें। देखिए, दो कंडीशन होते हैं डाइपोल। जब कोई पॉइंट एक डाइपोल से P पॉइंट पर रखा गया हो और वो पॉइंट जो हो वो एक्सियल पोजीशन पर हो, ठीक है। P पॉइंट कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर AB इज अ डाइपोल। A कंटेन्स माइनस क्यू चार्ज वेयर एज B कंटेन प्लस क्यू चार्ज, तो ये सिस्टम डाइपोल हो गया। इन दोनों का सेंटर O है। B से कुछ दूरी पर अगर हम मान लेते हैं कि P पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, जहाँ की हमको डाइपोल मोमेंट का पता करना है। ये डाइपोल मोमेंट कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो आइए समझते हैं। O से R दूरी पर या X दूरी पर एक पॉइंट P लिया गया है। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल AB की वजह से। तो हम समझेंगे कि ये माइनस प्लस क्यू है। इस प्लस क्यू से जो P के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस L है और ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है x, O से डिस्टेंस हमने x माना है, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन BP विल बी x माइनस L, वेयर एज डिस्टेंस बिटवीन A एंड P इज x प्लस L। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हम देखेंगे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होता है। देयरफॉर यहाँ पर EA इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A जो पॉइंट P
पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लगेगा, उसका डायरेक्शन ए की तरफ होगा, क्योंकि पॉइंट पी पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, वो अपनी तरफ चार्ज को एक्सियल लाइन पर खींचेगा, और बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन ई बी लगेगा। दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, क्योंकि वे दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। सो देयर रिजल्टेंट विल बी ई पी, अगर हम रिजल्टेंट माने दोनों को ऐड करते हैं, बट दोनों क्या होंगे, ई बी माइनस ई ए होंगे। वेक्टर फॉर्म में दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा, हम जब एडिशन करेंगे तो ई बी माइनस ई ए। जैसा कि हम जानते हैं ई ए, जो ई ए है वो ई ए और पी के बीच का डिस्टेंस मैंने बताया था x प्लस एल है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में x प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। ये आई वेक्टर आपका डायरेक्शन बतला रहा है ना, ये डायरेक्शन बतला रहा है। ई बी का जो डायरेक्शन हो जाएगा, ई बी का मैग्नीट्यूड या ई बी वेक्टर जो हो जाएगा क्यू बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आई वेक्टर। नाउ both vector can be subtracted because EP is equal to EB minus EA in vector form. So हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड P जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू क्यू इंटू 2L इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इस जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारा इतना आएगा। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि Q इंटू 2L जो होता है वो P यानी डाइपोल मोमेंट होता है। सो इक्वेशन इस फॉर्म में हमारा आ जाएगा। अब देखिए, अब डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन के फॉर्म में भी इसको आई वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। यदि ऐसा, चूंकि हमने कहा था कि आइडियल डाइपोल वही होता है जिसका बीच का लेंथ क्या हो, बहुत ही कम हो। तो अगर मान लेते हैं कि जो पॉइंट P है वो बहुत दूर रखा गया है, मतलब डिस्टेंस x जो है बहुत ज़्यादा लार्ज है L से, उस स्थिति में हम L को नेगलेक्ट कर सकते हैं, और नेगलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो ई पी इज इक्वल टू 2p बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यू आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग k बोलते हैं, तो k इंटू 2p बाई एक्स क्यूब कह सकते हैं, या अगर यही दूरी हमने r ली रहती तो k इंटू 2p बाई आर क्यूब हो सकता। Direction of electric field intensity at point on axial line due to dipole is always along the direction of dipole moment. Dipole moment का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन के along इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। आइए अब देखते हैं, जब पॉइंट हो इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लाइन पर, मान लेते हैं कि दो चार्जेस हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, जैसा कि आप एनिमेशन में देख रहे हैं। एक चार्ज ए पर रखा गया है, दूसरा बी पर रखा गया है। दोनों के बीच का मिड पॉइंट हमारा ओ है, और ओ से कुछ डिस्टेंस पर क्यू एक पॉइंट है जो डिस्टेंस हमने वाई ले रखा है। वाई डिस्टेंस पे, चूँकि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, वहाँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था इसलिए एक्स रखा गया था, यहाँ वाई एक्सिस के अलॉन्ग है इसलिए हमने वाई रखा है। वाई दूरी पर एक पॉइंट क्यू रखा गया है जहाँ की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम देख सकते हैं कि ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बना रहा है, क्योंकि दोनों के बीच, चूँकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा और थीटा है। पी वेक्टर जो हो जाएगा यानी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर हो जाएगा, और यहाँ क्यू पर भी +1 कूलम यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। चलिए देखते हैं, इसकी वजह से चूंकि ये माइनस चार्ज है इसलिए ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस क्यू की ओर होगा। आइए, और यहाँ चूंकि B है तो समझने के लिए यहाँ +1 क्यू पर रखा गया है, तो B उसको रिपेल करेगा, तो कुछ इस तरह से EB और EA का डायरेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, हम देख रहे हैं कि ये एंगल एक ट्रायंगल है, और ये जो पार्ट है AQEB जो है वो, ये पूरा एंगल जो है वो एक्सटर्नल एंगल हमारे इन दोनों एंगल का है उस ट्रायंगल का। तो हम जानते हैं, हमने प्रीवियस से क्लास 9th 10th में पढ़ा है कि ये जो एंगल होता है
किसी भी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल जो होता है दोनों ट्रायंगल के एडिशन के बराबर होता है। चलिए, और इस तरह से हम देख पाएंगे कि EB और EA का दो डायरेक्शन का जो रिजल्टेंट है वो EQ है, जो इस तरह से रखा गया है। अब आइए देखते हैं, हमने EA और EB जो है एक दूसरे पर 2 थीटा एंगल पर एक्ट कर रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद हम समझते हैं कि वेक्टर कैसे लगाएंगे। देखिए, EA का x कंपोनेंट EA cos थीटा इसके अलोंग होगा और y कंपोनेंट EA sin थीटा होगा, जैसा कि एनिमेशन में हम देख पा रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ EB जो है, EB का x कंपोनेंट जो होगा EB cos थीटा होगा, y कंपोनेंट EB sin थीटा होगा। मज़े की बात यह है कि ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, क्योंकि EA EB जो है इक्वल और अपोजिट हैं, क्योंकि EA यानी A और Q के बीच का डिस्टेंस और Q और B के बीच का डिस्टेंस सेम है और साथ ही साथ चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। Therefore EA will be equal to EB. That's why they are equal and opposite and they cancelled each other. Therefore vector EA cos theta and EB cos theta are acting on the same direction and hence add up. यानी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर लिया जाए तो ये EA cos थीटा और EB cos थीटा दोनों उसी के अलॉन्ग लग रहे हैं। यानी कि अगर दोनों को ऐड करेंगे तो वही हमारा रिजल्टेंट EQ मिल जाएगा। तो EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा हमने इसको ऐड किया, वैल्यू हमने यहाँ से पुट करी तो हम पाएंगे, चूँकि cos थीटा की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पुट कर रहे हैं, दोनों को सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद EQ इज इक्वल टू हमारा इतना आ जाएगा और दैट्स वाई EQ विल बी इक्वल टू Q इंटू 2L बाई एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3/2। थोड़ा सोल्व करेंगे, हम लोग सोल्व करना की कोशिश करेंगे इसको EA cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर देखें तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो बेस बाय हाइपोटेनस होती है। तो बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इसका, ये डिस्टेंस मान लीजिए L है और ये Y है, सो हाइपोटेनस विल बी रूट अंडर L स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर का हो जाएगा और इस तरह से हम लोग cos थीटा को की वैल्यू वहाँ पुट करके और निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से निकाला भी गया है। चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग EQ इज इक्वल टू Q इंटू 2L और Q इंटू 2L को हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। दैट्स वाई P EQ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3/2। यहाँ डायरेक्शन जैसा कि मैंने बताया था कि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग है, इसलिए -I हम ले सकते हैं। अब L चूँकि बहुत ही छोटा है Y से, अगर L क्या हो, बहुत छोटा हो Y से, तो हम लोग L कैंसिल्ड आउट हो जाएगा और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इसका डायरेक्शन किधर होगा, वो पैरेलली अपोजिट होगा टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के पैरेलली अपोजिट होगा। ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज फार अवे और व्हेन द डाइपोल इज वेरी शॉर्ट then the electric field intensity at a point on the axial line is double the electric field intensity at a point on the equatorial line। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ आप देख सकते हैं P बाई में YQ आ रहा है, अब वहाँ पे किए P बाई में वहाँ 2K P बाई XQ आ रहा था, यहाँ P बाई में YQ आ रहा है। दैट्स वाई ये दोनों क्या है, ये जो है वो हाफ है वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन के। आइए आगे बढ़ते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो हमारा टॉर्क लगेगा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो कैसा लगेगा इस वीडियो में आगे हम लोग यही जानेंगे। वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, देखिए और शेयर भी करें। ऑफ कोर्स काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, बिहार बोर्ड के लिए भी, बट चूँकि एग्जामिनेशन CBSE बोर्ड का अभी नहीं हुआ है, वो होने वाला है, इसलिए उसी को ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाई जा रही है। तो चलिए देखते हैं।
दो चार्जेस एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पर रखे गए हैं, यानी कि -q + q दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 है। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमने जो लिया है, ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये थीटा एंगल पर है ना। और जानते हैं डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो किसके अलोंग होता है, माइनस चार्ज -q2 + q होता है। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पर, ये जो एक -q चार्ज है और +q चार्ज है, इन दोनों पर QE अमाउंट का फोर्स लगेगा, चूँकि फोर्स = q × E होता है। देयरफॉर ये फोर्स जो लगेगा, ये फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये कपल फोर्स बनाएगा। और कपल फोर्स की वजह से, कपल फोर्स को ही हम लोग टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क यही कह रहा है कि द फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P एक्ट अपोजिट टू ईच अदर एंड हेंस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल ड्यू टू एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सो देयर इज नो ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द डाइपोल, कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, बट इसमें रोटेशनल मोशन हो सकता है, ठीक है, कपल की वजह से। यानी कि टॉर्क = इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम जानते हैं कि होता है। तो QE और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगा, ये 12 sin थीटा के बराबर होगा। हम देख सकते हैं यहाँ थीटा एंगल है, अगर sin थीटा लेंगे तो sin थीटा = परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा 12 है, देयरफॉर परपेंडिकुलर P = 12 sin थीटा, यही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 sin थीटा हो गया। और ये जो टॉर्क है ये T से, एक्चुअली टाउ से डिनोट करते हैं, बट मैंने यहाँ टाउ का सिंबल नहीं होने के कारण T दिया है, T = Q × 12 sin थीटा। और हम जानते हैं कि QE × 12 sin थीटा, सॉरी, और Q × 12 हम जानते हैं कि P के बराबर होता है, दैट्स व्हाई इट बिकम P sin थीटा, यानी टाउ = P × E। इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन कंटेनिंग P एंड E। हम लोगों ने स्क्रू रूल पढ़ा था कि टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग 2 वेक्टर होता है। तो इसका यूनिट ऑफ टॉर्क जो है वो न्यूटन मीटर हम कह सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे डायरेक्शन होगा। जैसा कि मैंने बताया, दोनों के P और E जो प्लेन कंटेन कर रहा है उसके ठीक परपेंडिकुलर होगा। चलिए, यदि इस फॉर्मूला में यदि थीटा = 0 हो, तो जाहिर सी बात है, अगर एंगल 0 हो यानी कि डाइपोल जो है अलाइंड हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा। लेकिन मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब अलाइनमेंट जो हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री पे हो। तो 90 डिग्री पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। और 180 डिग्री जो है केस थर्ड में, 180 डिग्री अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पर 180 डिग्री पर टॉर्क की वैल्यू तो 0 होगी, बट वो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। आइए अब समझते हैं वर्क डन के बारे में, है ना। वर्क डन, वर्क डन किसे कहेंगे, हाँ, डाइपोल। अच्छा, एक चीज़ और है, डाइपोल मोमेंट का प्रैक्टिकल यूनिट DY होता है, हाँ। वो ध्यान में रखेंगे, छूट गया था। वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए हम लोग समझते हैं कि वर्क डन कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया गया उसके बराबर होता है। मान लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है जिसमें हमारा एक डाइपोल रखा गया है, ठीक है। और डाइपोल पे फोर्स QE के बराबर इक्वल और अपोजिट लग रहा है। दोनों चार्जों की वजह से फोर्स इक्वल और अपोजिट लग रहे हैं, एक -q और +q की वजह से। ओके, सो मैंने यहाँ पे दिखाया कि अगर मैं एक डाइपोल को d थीटा से चेंज करता हूँ, अपने स्पेस से हटाता हूँ, घुमाता हूँ, यानी कि वो d थीटा θ2 के बराबर है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, तो फिर वर्क डन
होता है। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन θ1 से θ2 पर ले जाने में वर्क डन जो किया जाएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, बिकॉज टाउ यहाँ फोर्स है ना, और रोटेशनल फोर्स कहा जाए, जैसे टॉर्क लग रहा है क्योंकि ये रोटेट कर रहा है इसलिए हमने टाउ लिया है, और डी थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, और टाउ की वैल्यू पी साइन थीटा हमने पीछे अभी पिछले स्लाइड में टाउ की वैल्यू हमने निकाली पी साइन थीटा, तो वर्क डन जो हो जाएगा, वर्क डन इसको इंटीग्रेट करने के बाद पी साइन थीटा डी थीटा आएगा, जो कि इस फॉर्म में हम इसको इंटीग्रेट करने के बाद पी इज इक्वल टू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। होप आपको इंटीग्रेशन आता होगा, आप कॉपी में इसे पूरा इंटीग्रेट करेंगे। जो भी स्टूडेंट हैं वो इस नोट्स को लिखते टाइम, जिस टाइम वीडियो देख रहे हैं उसी टाइम लिखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाद में अगर स्क्रीनशॉट लेकर के लिखेंगे तो फिर हो सकता है कि समझ में ना आए, तो कोशिश करेंगे कि वीडियो चलते समय ही वीडियो को पॉज करके और इसको लिख लें और बना लें। चलिए, तो मैं बता रहा था कि अगर डाइपोल को हम थीटा इज इक्वल टू 1, मैं θ1 0 डिग्री से, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 से थीटा पर अभी अगर मूव करते हैं तो वर्क डन की वैल्यू जो होती है, यहाँ मान लीजिए θ1 जो हो जाए 0 डिग्री हो जाए, तो वर्क डन की वैल्यू जो होगी W इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगी। θ1 इज 0 एंड θ2 इज थीटा। ओके, और अब इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चलता है कि वर्क डन जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा, जब डाइपोल एंटी पैरेलल होगा, फील्ड के एंटी पैरेलल, मतलब 180 डिग्री पर मैक्सिमम वर्क डन होगा, और सबसे मिनिमम वर्क डन जो होगा वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर होगा। अब आइए समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड टू द गिवन डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि यदि θ1 90 डिग्री हो, मतलब फील्ड से परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो, और θ2 थीटा हो, तो उस स्थिति में जो पोटेंशियल, उसी स्थिति में जो वर्क डन होता है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और ये पोटेंशियल एनर्जी हमारा माइनस पी साइन कॉस थीटा आएगा। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी टेकन जीरो आर्बिट्रेरी एट एनी पोजिशन ऑफ द डाइपोल। इसमें 3 केसेस बनते हैं हमारे, यानी यदि θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो उस स्थिति में u इज इक्वल टू माइनस पी आएगा। यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी 0 आएगा। यदि थीटा इज 180 हो तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी पी आएगा। थीटा जब 0 हो, यानी कि हमारा डाइपोल अलाइंड हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थीटा अपोजिट हो, यानी 180 डिग्री हो, तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, और यदि ये सच में फ्रूटफुल है आप लोगों के लिए वीडियो, तो बताएं कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आप देख रहे होंगे काफ़ी मेहनत लग रही है, और इस मेहनत अच्छा तभी लगता है जब आप उस पर कोई प्रतिक्रिया दें। आप इसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।